नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश शिक्षालय के मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज जो मैं एक मुद्दे को लेकर आया हूं वो विगत एक पखवाड़े से भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण एक विवाद के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और वह विवाद है कि राजस्थान में राजनीतिक स्तर पर काफ़ी घमासान चल रहा है। अब ये घमासान इस संदर्भ में कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है उसके कुछ विधायक या पार्टी के कुछ नेता जो हैं वो उप मुख्यमंत्री जो थे सचिन पायलट के नेतृत्व में विद्रोह पे उतारू हैं, यानी कि वो वर्तमान मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि राजस्थान का जो घटनाक्रम है उसमें केंद्र की भूमिका, राज्यपाल की भूमिका, न्यायपालिका की भूमिका, ये सब को हम लोगों ने विश्लेषित किया है और किस तरह से ये सभी राजस्थान के राजनीतिक घमासान में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और कहाँ तक उनकी भूमिका न्यायोचित है, इसके बारे में भी हम लोग कुछ विश्लेषण करेंगे और देखते हैं कि राजस्थान का जो वर्तमान राजनीतिक घमासान है वो किस ओर जा रहा है और इस तरह के समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जाए, इसके बारे में भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं कि राजस्थान का जो राजनीतिक घमासान का जो बुधवार यानी कि जो कल का दिन था उसमें एक महत्वपूर्ण घटना हुआ कि राज्यपाल कालराज मिश्रा ने विधानसभा सत्र को 14 अगस्त को बुलाने की सहमति दे दी। अब देखिए, 14 अगस्त को राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति दे दी और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विगत दिनों से चल रहे विवाद का तात्कालिक विराम लग गया। मुख्यमंत्री ने 3 बार ये बात को जाकर के राज्यपाल से विधानसभा सत्र को बुलाने का जो एक मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को भेजा था, जिसको राज्यपाल ने कुछ प्रश्नों के साथ वापस कर दिया। ठीक है, लेकिन बुधवार की देर रात इस पर विराम लग गया और 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुला दिया। राज्यपाल ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है, तो भले ही राज्यपाल मुख्यमंत्री के बीच जो विगत एक सप्ताह से जो चल रहा था विवाद, उस पर तात्कालिक विराम लग गया, लेकिन ये भी पूर्णकालिक विराम नहीं है क्योंकि राजस्थान का भी राजनीतिक संकट बरकरार है। अब देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि राज्यपाल ने बुधवार की सुबह ही कैबिनेट के प्रस्ताव को तीसरी बार लौटा दिया था और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राज्यपाल से अलग अलग मुलाकात की और इस पर मुलाकात के बाद राज्यपाल के जो सवालों को, जो राज्यपाल का संदेह था, उसको समाधान के बाद राज्यपाल ने 14 अगस्त को कुछ शर्तों के साथ विधानसभा सत्र बुलाने का अनुमति दे दिया। अब जो ये राजस्थान का सियासी भूचाल है या हलचल है, इसका मुख्य बिंदु, जो इसका जो सेंटर है या केंद्र है, वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे अरसे से चल रहा विवाद है। अब हम लोग देखें कि चुनाव के जस्ट बाद भी जब चुनाव हुआ था राजस्थान में और कांग्रेस की जीत हुई थी, तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर काफ़ी खींचातानी हुई थी और केंद्रीय नेतृत्व के यानी कि आला कमान के हस्तक्षेप के बाद एक फार्मूला बना जिसके तहत राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार बनी उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बने और कांग्रेस का जो राजस्थान कांग्रेस की अध्यक्षता भी सचिन पायलट के हाथ में था। अब जो इन दोनों नेताओं के बीच जो संबंध रहे हैं वो सरकार बनने के बाद कभी सहज नहीं हो पाए। ये भी हम लोगों ने देखा कि जब सरकार चली थी तब दोनों नेताओं के बीच काफ़ी जो संबंध थे वो सहज नहीं थे और बाद के मुख्यमंत्री यानी अशोक गहलोत के बयानों पर भी वो उस बात पर मुहर लगती है कि सरकार बनने के साथ ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच जो आपस में संवाद नहीं हो रहा था और वो दोनों एक दूसरे के साथ सहज नहीं थे। लेकिन इसका जो अभी जो ये मुद्दा उभरा, तो इसके पीछे एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि सचिन पायलट को, जो कि उप मुख्यमंत्री पद पे थे, सचिन पायलट को
एक सम्मन जारी किया गया सरकार की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से, और इस सम्मन के कारण सचिन पायलट पूरी तरह से अशोक गहलोत के विरुद्ध विद्रोही मुद्रा में आ गए। और एक अन्य कारण इसमें था कि राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पद का भी अशोक गहलोत का मानना था कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत होना चाहिए। अगर सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री के पद पे हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष का पद किसी और को दिया जाना चाहिए। और इसके कारण भी अशोक गहलोत विभिन्न तरीकों से सचिन पायलट पर दबाव बना रहे थे कि वो या तो उप मुख्यमंत्री रहें या कांग्रेस का अध्यक्ष रहे, राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। और इन सब परिप्रेक्ष्य में सचिन पायलट ने जब देखा कि उनका और अशोक गहलोत के बीच कोई समझौता या कोई सहज स्थिति नहीं बन पाएगी, तो वो एकदम स्पष्ट रूप से अपने करीबी 18 विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर के होटल में कैंप कर गए, मतलब वहाँ जाकर शिफ्ट कर गए। और इधर भी अशोक गहलोत ने भी अपने विधायकों को लेकर के जयपुर के एक होटल में उनको रख दिया, है ना। अब इन सब घटनाक्रम के बाद हुआ क्या कि जो अब जो 18 विधायकों और अन्य विधायक दल की बैठक बुलाई गई राजस्थान में, और उस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट समेत 18 विधायक उपस्थित नहीं हुए। अब नहीं उपस्थित होने के कारण जो उस समय अभी जो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने 14 जुलाई को इन विद्रोही विधायकों को एक नोटिस जारी किया। अब विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर दिया कि आप लोग क्यों नहीं इस बैठक में आए जो विधानमंडल की बैठक होने वाली थी। और इस नोटिस के विरुद्ध 21 जुलाई को राजस्थान उच्च न्यायालय में एक केस के सिलसिले में उच्च न्यायालय ने एक स्थगन आदेश जारी किया, यानी कि जो अध्यक्ष का नोटिस है उसे तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए और यथास्थिति बनाए रखी जाए। अब जब हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी कर दिया तो 22 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष सीधे उच्चतम न्यायालय चले गए और एक आवेदन द्वारा उन्होंने उच्चतम न्यायालय से यह पूछा कि क्या विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को स्टे करना हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है। इस पर एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया और 23 जुलाई को, देखिए 23 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कह दिया कि ये जो मुद्दा है एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा है। चूंकि इसमें विद्रोही विधायकों ने दल बदल कानून के धारा पर ही एक प्रश्न चिन्ह लगाया था कि दल बदल कानून एक तरह से व्यक्ति के स्वतंत्रता यानी मौलिक अधिकार का हनन करता है। तो इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक मुद्दा माना और कोर्ट ने कहा कि इस पर मैं विस्तार से विचार करूंगा और हाई कोर्ट के किसी भी कार्य को मैं रोकूंगा नहीं, यानी उसे पर हाई कोर्ट के कार्यों को स्टे लगाने से उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया, है ना। तो यहाँ पे जो विधानसभा अध्यक्ष की अपने बैकफुट पर चले आए, उनकी ये मोटा मोटी ये मान सकते हैं कि उनकी एक तरह से पराजय थी, है ना। और जस्ट एक दिन बाद 24 जुलाई को हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुरू कर दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया, हरी झंडी दिखा दिया और उन्होंने सीधा हाई कोर्ट ने कहा कि जो स्थिति है उसको बनाए रखा जाए, यथा स्थिति बनाए रखा जाए। और हाई कोर्ट में अब सुनवाई आगे चलेगी, इस मामले की सुनवाई आगे चलेगी। अब चूंकि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था 18 विधायकों के अयोग्य घोषित करने के उद्देश्य से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया, है ना। तो अभी के जो न्यायपालिका में हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, तो अभी तक उन विधायकों का विधायकी अभी तक बचा हुआ है जो कि सचिन पायलट के साथ मानेसर में ठहरे हुए हैं, क्योंकि जो दल बदल विरोधी कानून के दायरे में आने के बाद उनकी विधायकी जाने का भी खतरा है। तो उसकी मैं चर्चा आगे करूंगा दल बदल विरोधी कानून का। अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि वर्तमान में राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच कई महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, जो कई दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। वर्तमान में राजस्थान में जो राजनीतिक घमासान चल रहा है, यह मुद्दा कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर संवैधानिक मामला भी उठा है। संवैधानिक क्योंकि 10वीं अनुसूची दल बदल, वैधानिक मामला यानी विधानसभा अध्यक्ष का, राजनीतिक मामला केंद्र राज्य संबंध का, है ना, सहयोगात्मक संघवाद का, ये एक साथ कई मुद्दा उठ के खड़ा हुआ है ना। उसके बाद न्यायपालिका की भूमिका का। तो इस पर हम लोग विचार करेंगे
कि ये मुद्दा है, ये किस तरह से इसका समाधान किया जाए। तो पहले हम लोग को इस मुद्दे में अध्ययन करने से पहले एक चीज़ जानना होगा कि दल बदल, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, दल बदल विरोधी कानून है क्या और इसमें किस तरह के प्रावधान किए गए थे जिस कारण जो अभी विद्रोही विधायक हैं वो लोग इसके अधीन आएंगे या नहीं आएंगे और किन कारणों से ये अभी चर्चा में है। तो हम लोग देखते हैं कि संविधान के 52वां 52nd संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची में, संविधान में एक 10वीं अनुसूची जोड़ा गया जिसमें दल बदल विरोधी कानून को स्थान दिया गया है ना। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया और उसमें दल बदल विरोधी कानून को स्थान दिया गया। अब देखिए जिसके अंतर्गत, ये कानून के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया कि देखिए 70 के बाद देश में बहुत राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति रही है और एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि हरियाणा में एक गयालाल विधायक थे जिन्होंने एक दिन में 3 बार अपनी दल की सदस्यता बदली। तो ये राजनीतिक अस्थिरता का दौर था 70 के दशक के बाद, जिसको रोकने के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण कानून लाए जाने की जरूरत थी, इसी कारण दल बदल विरोधी कानून लाया गया। अब इस कानून में क्या क्या प्रावधान है, तो इस कानून में कहा गया है कि दल बदल विरोधी कानून के अनुसार किसी जनप्रतिनिधि को, चाहे वो सांसद हो विधायक हो, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि उसने, यहाँ आयोग हो गया, यहाँ अयोग्य होगा, अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ये गलत टाइप हो गया है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है इसमें यदि एक निर्वाचित सदस्य अपनी मर्जी से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे। मतलब कि कोई राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ता है और वो विधायक या सांसद है तो उसका पर यह दल बदल विरोधी कानून लागू होगा। उसी तरह यदि कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचित होता है और वो किसी राजनीतिक दल में साबित हो जाता है तो उस पर भी यह दल बदल विरोधी कानून लागू हो सकता है। साथ ही यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी व्हिप के विपरीत मतदान किया गया, यानी पार्टी ने जो कहा उसके विरोध, मतलब कि किसी भी प्रस्ताव पर या तो मतदान में या तो उसका समर्थन करना है या विरोध करना है, तो पार्टी ने कहा कि समर्थन करना है, सदस्य ने विरोध कर दिया, तो वो पार्टी व्हिप के खिलाफ गया, यानी पार्टी के पक्ष के खिलाफ गया अपने पार्टी के, जिस कारण ये कानून उस वैसी स्थिति में भी लागू हो सकता है। और अगला जो है, किसी सदस्य द्वारा अपने को किसी मतदान से अलग रखने पर भी ये कानून, मान लीजिए कोई आप पार्टी के सदस्य हैं, आप पार्टी ने जो विधायिका में कोई प्रस्ताव पर कोई व्हिप जारी किया और आप उस पर एब्सेंट रहते हैं या उस पर अपना मतदान नहीं करते हैं, अपने आप को उस मतदान से अलग रखते हैं, तो आप दल बदल विरोधी कानून के अधीन आ जाएंगे, है ना। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान इस कानून का है कि 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी मनोनीत सदस्य को किसी राजनीतिक दल में अगर शामिल होता है, यानी कि अपने मनोनयन के 6 महीने के समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेता है तो उसे भी दल बदल कानून के सीमा में माना जाएगा। अब देखिए जो दल बदल कानून के जो प्रावधान किए गए हैं तो उस पर निर्णय कौन लेगा, तो दल बदल कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष, यानी कि या तो लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा या राज्य परिषद क्या विधान परिषद आदि में जो अध्यक्ष होंगे वही सदस्यों को अयोग्य, यहाँ आयोग हो गया है अयोग्य करार दे सकते हैं, अयोग्य करार दे सकते हैं। और यदि सदन के अध्यक्ष के विरुद्ध, यानी विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध कोई ऐसा शिकायत आता है, कोई ऐसी शिकायत आती है तो सदन चुनेगा किसी सदस्य को उनके खिलाफ निर्णय लेने के लिए, उनके खिलाफ जांच करने के लिए और निर्णय लेने के लिए, अगर अध्यक्ष या सभापति के खिलाफ ऐसा कोई मामला आता है ना। अब देखिए इस कानून में कुछ विशेष परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया है
कि जिसमें दल बदल पर अयोग्यता लागू नहीं किया जाएगा। अगर दल बदल करते भी हैं तो आप अयोग्य नहीं होंगे। अब ये क्या विशेष स्थिति है, तो दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी दूसरे राजनीतिक दल में विलय की अनुमति दी गई है ना, बशर्ते उसके कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। यानी कि किसी दल का 2/3 जो निर्वाचित सदस्य हैं वो अगर किसी दूसरे दल के साथ विलय की मंजूरी दे देते हैं तो उनके ऊपर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। लेकिन देखिए 1985 में जो ये कानून पास किया गया था 52वां संविधान संशोधन द्वारा, तो उस समय इसकी सीमा 1/3 थी। यानी कि उस समय ये कानून थोड़ा कमज़ोर था या थोड़ा लचीला था, क्योंकि उस समय अगर किसी दल के 1/3 सदस्य अपना अलग दल बनाना चाहें, अलग गुट बनाना चाहे, तो उन पर भी ये दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। और उस समय भी ये प्रावधान था कि अगर 2/3 विधायक चाहे, 2/3 अगर प्रतिनिधि चाहे तो आपस में वो किसी दल के साथ मर्जर कर सकते हैं, लेकिन पुनः 1/3 सदस्य अलग गुट बना सकते हैं। ठीक है। अब जो 51वां संविधान संशोधन हुआ 91, उसके द्वारा 1/3 वाली शर्त को हटा दिया गया। यानी कि अलग गुट आप नहीं बना सकते हैं किसी दल से टूट करके। आप सिर्फ एक ही स्थिति में आप दल से अलग हो सकते हैं, जब 2/3 सदस्य किसी दल के साथ मर्जर यानी कि विलय करने को तैयार हैं। तो ये संशोधन किया गया 91 संविधान संशोधन द्वारा। अब देखिए यहाँ महत्वपूर्ण है कि जो ये दल बदल कानून है, ये दल बदल कानून क्यों प्रासंगिक है, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों ये आवश्यक है। क्या इसकी आवश्यकता है, तो हम अगर कहेंगे है तो उसके पक्ष में क्या तर्क है, अगर हम कहेंगे नहीं है तो उसके पक्ष में क्या तर्क है। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं। तो ये अगर दल बदल कानून प्रासंगिक है क्योंकि दल बदल विरोधी कानून में सदस्यों को दल बदलने का रोक लगाया गया है, जिससे सरकार को स्थिरता प्रदान करने की कोशिश की गई है। यानी कि अब जो भी सरकार बनेगा, अगर उसको बहुमत है तो वो उस दल से सदस्य टूट के अलग नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण बहुत बड़ा संख्या में अगर 2/3 सदस्य चाहे तभी मर्जर हो सकता है, तो वो संख्या बहुत बड़ा है। तो राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है कि 18-20 विधायक ही हैं जो कि, और सरकार के साथ लगभग 100 विधायक हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच अब दल बदल विरोधी कानून यहाँ इसी के संदर्भ में अध्यक्ष ने नोटिस जारी किया था। हाँ, लेकिन उसका भी एक अधिकार क्षेत्र है अध्यक्ष का, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दल बदल विरोधी कानून सरकार को स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दूसरा क्या है कि देखिए, अगर मेजर लोगों को, बहुत बड़ी संख्या के लोगों को तोड़ना मतलब कि बहुत आसान नहीं है, लेकिन छोटे संख्या को तोड़ना आसान है। तो इस तोड़ने के लिए जो राजनीतिक में धन और अवसरवाद, धन क्या कि पैसे पे खरीद फरोख्त विधायकों की, और अवसरवाद यानी कि कुछ पद दे देना, तो इस पर रोक लगाना संभव हुआ है, इस पर रोक लगाना संभव हुआ है। परंतु हम देखते हैं कि अगर दल बदल कानून की आवश्यकता जो है, आवश्यकता नहीं है, अगर हम इस तर्क पर बात करें कि दल बदल कानून आवश्यक नहीं है, तो इसके पीछे क्या हम तर्क दे सकते हैं। तो यहाँ है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति को बड़ा महत्व है, परंतु दल बदल विरोधी कानून की वजह से पार्टी लाइन से अलग महत्वपूर्ण विचारों को भी नहीं सुना जाता है। अब यहाँ पे राजस्थान में भी दिख रहा है कि सचिन पायलट बार बार अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे कोई नहीं सुन रहा है। तो इसके अंदर दल के अंदर लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है, और दल से जुड़े सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। अब लोकतंत्र है और जनप्रतिनिधि, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज़ है, उन्हें ही अपनी बातों को रखने का अवसर नहीं है। तो ये एक तरह से लोकतंत्र विरोधी है, ये दल बदल विरोधी कानून। और देखिए, इसमें जो दल बदल विरोधी कानून के कारण जो सत्ता है या शासन है, वो जनता के प्रतिनिधियों का नहीं
बल्कि राजनीतिक दल का स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है कि इसमें पावरफुल कौन हो जाता है? पार्टी हाई कमान, आला कमान। और ये आला कमान जो निर्देश देता है, क्योंकि अगर उसके विपरीत जाइएगा तो आप पर दल बदल कानून लगेगा। आप 6 साल के लिए भी आपकी अयोग्यता हो सकती है, उसमें बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं। तो इस कारण यहाँ सत्ता किसकी बढ़ जाती है? इस कानून के कारण राजनीतिक दल के आला कमान के, जो राजनीतिक दल के शीर्ष नेताओं की, है ना। तो ये इसका महत्वपूर्ण सीमा है दल बदल कानून का, है ना। और जो जनता के प्रतिनिधि राजनीतिक दल के आला कमान के बंधुआ हो जाते हैं, है ना। अब जो विशेषज्ञ लोग कहते हैं कि कोई भी परिपक्व लोकतंत्र है, अगर हम उदाहरण लें, चाहे वो अमेरिका हो जहाँ की राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, चाहे वो ब्रिटेन हो जहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो जहाँ कॉन्फेडरेशन के रूप में शासन हो रहा है, तो वहाँ पे कहीं भी ऐसा कानून नहीं है। कहीं भी निर्वाचित प्रतिनिधियों पर इस तरह से उन पर सीमा नहीं लगाई गई है ना। अब कहा जाता है कि जो दल बदल विरोधी कानून है, मतलब कि इन देशों में ऐसा कोई कानून नहीं है दल बदल विरोधी कानून। तो ये देश के प्रतिनिधि अपने पार्टी लाइन से अलग जाकर भी वोट करते हैं, विचार रखते हैं, उनके लिए इस पर कोई तरह का कोई कार्रवाई नहीं होता है जो भारत में होता है। अब देखिए, दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में जो कानून बनाया गया था, तो उसको 10वीं अनुसूची में रखा गया था और कहा गया था कि ये मामला में अंतिम निर्णय जो विधायिका के अध्यक्ष या सभापति का होगा और उस पर न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी, जो मौलिक कानून था। लेकिन वर्ष 1993 में की होतो होलोहन मामले में जो उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया कि विधानसभा अध्यक्ष अगर कोई निर्णय करता है तो उस निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन की जा सकती है। न्यायालय ने माना कि 10वीं अनुसूची के प्रावधान संसद और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। न्यायालय ने उसी समय भी कहा था होलोहन के मामले में कि अगर निर्वाचित सदस्य है तो वो बंधुआ मजदूर नहीं है, वो जा सकते हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका में। और इसके लिए जो साथ ही यह जो कानून है वो अनुच्छेद 105 और 194, आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 105 जो कि संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार प्रदान करता है और 194 विधानमंडल के सदस्यों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। तो उसके तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है, किसी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये उल्लंघन नहीं करता है। अब हम लोग फिर राजस्थान मामले पे आते थे। दल बदल को समझाने का मेरा उद्देश्य ये था कि जब तक आप दल बदल कानून को समझेंगे नहीं तो राजस्थान मामला का जो समस्या है, जो पेचीदगियां हैं, उसको नहीं समझ पाएंगे। तो दल बदल में जो इतने प्रावधान किए गए, इसी के आधार पर जो भी मामला चल रहा है कि विधायकों को अयोग्य घोषित करने का या न्यायपालिका का हस्तक्षेप का या केंद्र में के राज्यपाल की भूमिका का, तो सब उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, तो राजस्थान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने के कारण सरकार के पक्षकारों का कहना है कि उच्च न्यायालय का यह निर्णय, राजस्थान उच्च न्यायालय का यह निर्णय 1993 के उच्चतम न्यायालय द्वारा होलोहन मामले में दिए गए निर्णय के विरुद्ध है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अपने इस मामले में निर्णय दिया था कि विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय आ जाने के बाद न्यायपालिका इस पर विचार कर सकती है। यानी कि विधानसभा अध्यक्ष को इस पर निर्णय करने के बाद ही न्यायपालिका को इस पर अपना निर्णय करना चाहिए। लेकिन राजस्थान मामले में थोड़ा अलग चीज़ देखने को मिल रहा है कि उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष को यह निर्देश दिया है कि वो यथास्थिति बनाए रखें, किसी पर कोई कार्रवाई न करें। अब देखिए, ऐसा क्यों कहा उच्च न्यायालय ने, यह भी समझने वाली बात है। तो विद्रोही विधायकों ने उच्च न्यायालय में दिए गए अपने आवेदन में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के निर्णयों को ही चुनौती नहीं दी, बल्कि उसने अपने आवेदन में 10वीं अनुसूची में जो दल बदल विरोधी कानून है, उस कानून के पैरा 2 क्लाउज 1 और सब क्लाउज ए को चुनौती दी और इसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना
क्योंकि इस आधार पर चुनौती दी कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। अब यहां देखने को मिल रहा है कि ये जो राजस्थान का राजनीतिक घमासान है, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक, वैधानिक और राजनीतिक सवाल खड़ा कर रहा है। संवैधानिक सवाल दल बदल कानून है ना, वैधानिक सवाल इसमें है कि जो विधि क्या कह रहा है, इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या रही है ना, साथ ही जो कानून में जो कमियां हैं, जो उसका जो एक तरह से चैलेंज किया गया है कि भाई कि दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में जो इसका उल्लेख किया गया है, उसका जो क्लाउज 2 सब क्लाउज पैरा 2 सब क्लाउज 1 और सब क्लाउज ए के तहत जो प्रावधान किए गए हैं वो गैर संवैधानिक है। इस पर तो एक तरह का एक संवैधानिक, वैधानिक और राजनीतिक सवाल खड़ा करता है। अब इस संकट के लिए, जो एक संकट उत्पन्न हुआ है, इसके लिए जो संस्थाएं और व्यक्ति हैं जिसके द्वारा जो निर्णय लिया गया है, वो कहाँ तक न्यायोचित है, न्यायोचित कहाँ तक है, इसका ही विश्लेषण बहुत आवश्यक है। कि जो संस्था इसमें, जैसे मान लो राज्यपाल एक संस्था है ना, मुख्यमंत्री अपने आप में जो निर्णय किए, उप मुख्यमंत्री ने जो निर्णय किए, विधानसभा अध्यक्ष का जो निर्णय है वो कहाँ तक, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो कहाँ तक न्यायोचित है, इसका ही विश्लेषण आवश्यक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि जहाँ तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका का विश्लेषण करें तो देखते हैं कि उनके द्वारा उप मुख्यमंत्री के विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई शुरू की गई, जो कानूनी कार्रवाई समन जारी किया गया, और उनको सरकारी कार्य से लगातार आरोप लगा रहे थे उप मुख्यमंत्री, अपने आलाकमान को लगातार आवेदन कर रहे थे कि उन्हें सरकारी क्रियाकलापों से अलग थलग रखने की कोशिश की जाती रहे, मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें कोई भूमिका नहीं दी जाती है। इस कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका भी सवालों के घेरे में आता है। अब दूसरा जो इसके जो केंद्र बिंदु में दूसरा जो इसमें शख्स हैं वो है सचिन पायलट। अब जहाँ तक सचिन पायलट की भूमिका का प्रश्न है, तो उनके द्वारा अपने समर्थक विधायकों के साथ किसी दूसरे राज्य में डेरा जमा देना, और वो राज्य जहाँ भाजपा की सरकार है, यह ध्यान रखना है कि वो चले गए हरियाणा के मानेसर में और वहाँ अपने विधायकों के साथ डेरा डंडा लगा दिए, वहीं जाकर के डट गए कि हम कहीं नहीं जाएंगे। अब ये उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि सचिन पायलट लगातार यह कह रहे हैं कि उनका विरोध कांग्रेस पार्टी से नहीं है, बल्कि उनका विरोध मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, वो अशोक गहलोत की कार्यशैली से, जिस शैली से अशोक गहलोत कार्य कर रहे हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक तीसरा ये दो व्यक्ति की भूमिका हमने विश्लेषण किया। अब एक संस्था, राज्यपाल अपने आप एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। अब राज्यपाल की भूमिका को भी हम विश्लेषित करेंगे कि क्या राज्यपाल की भूमिका ये पूरे प्रकरण में तटस्थ रहा, राज्यपाल की भूमिका कैसी रही। तो अगर हम सूक्ष्मता से विश्लेषण करें तो राज्यपाल की भूमिका अभी तटस्थ नहीं दिख रही है। राज्यपाल भी लग रहा है कि उनकी भूमिका राजनीति से प्रेरित है, यानी कि चूंकि केंद्र में एनडीए की सरकार है और वो एनडीए के नेता रहे थे, तो इस कारण उनकी भूमिका भी राजनीति से प्रेरित रही है। जहां तक संवैधानिक प्रावधान है राज्यपाल के बारे में, तो अनुच्छेद 174(1) के अनुसार राज्यपाल के बारे में कहा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा, अपने कार्यों का संपादन करेगा। इस संबंध में राज्यपाल को कुछ हद तक स्वविवेक प्रदान किया गया है। क्या स्वविवेक प्रदान किया गया है? तो जब राज्यपाल को ऐसा प्रतीत हो कि मंत्रिपरिषद विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया है या खोने की स्थिति में है, तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब देखिए, आज कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, कोई बात नहीं, कांग्रेस राजस्थान में सरकार है, केंद्र में विपक्ष में है, लेकिन इसका बहुत दुरुपयोग हुआ है राज्यपाल के स्वविवेक का। अगर इतिहास को हम लोग खंगालें, इतिहास की अगर बारीक से विश्लेषण करें, तो जो कांग्रेस पार्टी जो कि केंद्र में एक दलीय शासन व्यवस्था के तहत बहुत दिनों तक केंद्र की सत्ता में रही, तो उन्होंने
अपने विरोधी दलों की राज्य सरकारों को काफ़ी अपदस्थ किया है, खासकर इस प्रावधान के माध्यम से कि राज्यपाल को स्वविवेक है कि उसको इस स्वविवेक का इस्तेमाल किया कि किसी दल के या किसी मुख्यमंत्री को बहुमत है या नहीं, वो राज्यपाल भवन में ही तय हो जाता था और वहीं से सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता था। लेकिन इसी तरह एक बर्खास्तगी हुई थी 1989 में, 1989 में कर्नाटक के एस.आर. बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, वो जनता दल की सरकार थी और एस.आर. बोम्मई की सरकार को 1989 में इसी तरह राज्यपाल ने अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते, उन्हें लगा कि उनका बहुमत समाप्त हो गया है विधानसभा में, तो वो उनको बर्खास्त कर दिए। ये मामला चलिए बर्खास्त हो गए, बोम्मई साहब मुख्यमंत्री पद को छोड़ना पड़ा, बर्खास्त हो गए तो छोड़ना पड़ा, लेकिन ये मामला न्यायपालिका में चला गया और इसका फैसला आने में 5 वर्ष लग गए। 1994 में एस.आर. बोम्मई मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट फैसला दिया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ा प्रस्थान बिंदु है ये। उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला दिया, कहा कि किसी भी सरकार के बहुमत का फैसला राज्यपाल या राष्ट्रपति भवन में न होकर सदन के पटल पर होना चाहिए, यानी कि विधानसभा या लोकसभा में होना चाहिए। अब यह महत्वपूर्ण मामला था। इस निर्णय के बाद चाहे अनुच्छेद 356 हो या अनुच्छेद 374(1) हो, इस पर काफ़ी हद तक रोक लगी, है ना। काफ़ी हद तक ये रोकी गई कि दुरुपयोग न हो राज्यपाल की शक्ति का, है ना। अब देखिए यहाँ मामला थोड़ा जटिल है। अब ये मामला क्या हो रहा है कि मुख्यमंत्री साहब बार बार बोल रहे हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाइए, और राज्यपाल किसी न किसी कारण से उसे बुलाने के लिए तत्पर दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि बुलाने का उद्देश्य यही है कि विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष जब मुख्यमंत्री को राज्यपाल बहुमत साबित करने को कहेंगे, तो उसके बाद पार्टी द्वारा व्हिप जारी किया जाएगा और व्हिप का उल्लंघन करने के कारण जो भी बागी विधायक है या विद्रोही विधायक है, उन पर दल बदल विरोधी कानून लग जाएगा और उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो राज्यपाल कहीं ना कहीं सत्र बुलाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने कुछ अपने तर्क रखे हैं। उन्होंने सरकार से ही कुछ प्रश्न पूछ दिया। सरकार से ही प्रश्न पूछ दिया कि पहला था कि इतने कम समय के सूचना देकर क्या विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है, क्योंकि अमूमन ये उल्लिखित किया जाता है बार बार कि किसी भी सत्र को 21 दिन की पूर्व सूचना पर बुलाया जाएगा, तो उससे कम सूचना पर कैसे बुलाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार बुलाया गया है। भारत के इतिहास को अगर देखें तो कई बार अल्प सूचना पर भी विधानसभा सत्र को बुलाया गया है। लेकिन यहाँ राज्यपाल ने सरकार से ये सवाल कर दिया कि 21 दिन की पूर्व सूचना से पहले कैसे आहूत करें। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल राज्यपाल ने कहा कि जो कोरोना काल है, यानी कोरोना का जो कहर है, जिसके कारण काफ़ी लोग प्रभावित हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगा, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगा। इस तरह के प्रस्तावों को राज्यपाल ने कुछ सवाल करके मंत्रिपरिषद को 3 बार वापस भेजा और उसके वो वापस के भेजने के बाद मैंने शुरू में ही कहा था कि चौथा प्रस्ताव राज्यपाल द्वारा बुधवार की शाम को राज्यपाल को दिया गया और राज्यपाल जब आश्वस्त हो गए तो उन्होंने 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति प्रदान कर दी, है ना। अब देखिए यहाँ पे राज्यपाल की भूमिका लग तो रहा है कि वो भी चिंतित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। राज्यपाल अपने स्तर से ये प्रयास करते रहें कि विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जाए जब तक कि न्यायपालिका में मामला चल रहा है ना। क्योंकि वहाँ पे अगर विधानसभा सत्र बुलाया जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ जो बागी विधायक है, अगर वो पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो उन पर स्पष्ट रूप से कानून के दायरे में आ जाएंगे। विधायक दल की बैठक में न आना व्हिप का उल्लंघन नहीं माना जाता है, क्योंकि ये दल बदल कानून है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर सदन के अंदर
पार्टी व्हिप का उल्लंघन होता है तो वो दल बदल कानून के अधीन आएगा। तो यहाँ राज्यपाल की भूमिका है, कुछ हद तक उनको भी उत्तरदायी माना जा सकता है कि ये विवाद जो आगे बढ़ा। लेकिन राज्यपाल ने दूरदर्शिता का परिचय दिया और सदन को, बैठक को बुलाकर इस विवाद को एक आंशिक रूप से विराम लगा दिया। अब देखिए न्यायपालिका की भूमिका क्या है, इस विवाद में न्यायपालिका की भूमिका क्या है। तो इस विवाद में न्यायपालिका की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। हम लोग देख रहे हैं पहले उच्च न्यायालय फिर उच्चतम न्यायालय, पहले उच्च न्यायालय द्वारा इसके बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा। पहले उच्च न्यायालय द्वारा अध्यक्ष का फैसला रोका गया कि भाई आप अपना फैसला पर विराम लगाइए, इस पर कोई तरह का आगे की कार्रवाई नहीं कीजिए। जब विधानसभा अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय पहुंच गए तो उच्चतम न्यायालय ने भी इसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न बताया और क्लियर कर दिया कि वो उच्च न्यायालय के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि स्टे नहीं मिला वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष को, है ना। तो कई विद्वानों का मानना है कि न्यायपालिका की जो इस विवाद में न्यायपालिका की भूमिका रही वो बहुत अति सक्रिय रही, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म का जो आरोप लगता है न्यायपालिका पे कि वो बहुत सक्रिय हो गई है और वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके काम कर रही है, तो इस पर भी न्यायपालिका की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है ना। अब देखिए ये विश्लेषण जो हम लोग कर रहे हैं तो उसमें कई व्यक्तियों और संस्थाओं का हमने विश्लेषण किया और सबकी भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध है, सबकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो इसलिए आज का जो समय की ज़रूरत है या आवश्यकता है कि ये सरकार के तीनों अंगों यानी कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को संयम बरतना चाहिए और अपनी भूमिकाओं का निर्वहन संवैधानिक दायरे में रह के करना चाहिए। अब देखिए कोई भी व्यवस्था है, चाहे राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो या न्यायपालिका हो, है ना, या विधानसभा अध्यक्ष हो, सबको अपने दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। चूंकि दल बदल कानून को ही चैलेंज कर दिया गया है, चूंकि विद्रोही विधायकों द्वारा दल बदल कानून को ही चैलेंज किया गया है, इसलिए थोड़ा मामला यह ज़्यादा जटिल हो गया है और इस कारण न्यायपालिका अपने आप को ज़्यादा सक्रिय कर रही है कि वो सीधे इसको विभिन्न पहलुओं से चर्चा करेगी और समीक्षा करेगी, संवैधानिक समीक्षा करेगी, न्यायिक पुनरावलोकन करेगी। क्या दल बदल कानून की धारा जो 2 है, पैरा 2 है, उसका जो क्लाउज 1 और सब क्लाउज ए है वो किस हद तक न्याय सम्मत है, संविधान सम्मत है या नहीं, इसको विश्लेषण करेगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठ कर आता है कि यदि किसी कानून के द्वारा किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो क्या उस कानून पर विधायिका विचार कर सकती है और इस बात का उल्लेख होना चाहिए किसी का मौलिक अधिकार का हनन न हो। तो अभी चूंकि ये मामला न्यायपालिका में है, विधायिका द्वारा निर्मित कानून का मामला न्यायपालिका में है और न्यायपालिका ने इसी आधार पर, उच्चतम न्यायालय ने इसी आधार पर उच्च न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप करने से सीधे मना कर दिया, है ना। अब देखिए प्रत्येक इसमें करना क्या है, तो प्रत्येक पार्टी को यह प्रयास करना चाहिए, जो भी दल प्रयास करना चाहिए कि अपने दल के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखें। अब जब दल में ही लोकतंत्र नहीं होगा तो जो दल के माध्यम से लोकतंत्र की स्थापना, दलीय व्यवस्था के माध्यम से सरकार की स्थापना, लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना करना कहाँ तक ये न्याय सम्मत है। अगर आपका दल के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है तो आपका मोहरा बन के रह जाएंगे जो जनप्रतिनिधि हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठ के खड़ा हुआ है इस विवाद में कि क्या जनप्रतिनिधि राजनीतिक दल के मोहरा हैं, पार्टी आला कमान के मोहरा हैं और एक व्यक्ति जो पार्टी के शीर्ष पे है वो पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करेगा और जो भी जनता के प्रतिनिधि हैं उनका दमन करेगा, उनके बातों को दबाएगा। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो इसके अंदर ही विचार बहुत आवश्यक है और एक संवैधानिक प्रश्न उठ के खड़ा हुआ है। और जहाँ तक राज्यपाल का सवाल है, राज्यपाल की भूमिका, तो राज्यपाल को हमेशा, देखिए राज्यपाल का पद हमेशा भारत में विवाद का पद रहा है। संवैधानिक रूप से तो राज्यपाल जो होते हैं और राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं
लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा गया है कि राज्यपाल केंद्र के अभिकर्ता यानी एजेंट के रूप में काम करते हैं। अब इसके पीछे क्या है? इसके पीछे चूंकि राज्यपाल का पद प्रसाद पर्यंत है, प्रसाद पर्यंत समझते हैं ना, टिल प्लेजर। राज्यपाल का पद प्रसाद यानी जब तक केंद्र सरकार राष्ट्रपति उन पर मेहरबानी रखेंगे तब तक वो राज्यपाल रहेंगे और वो उसके बाद अपना पद को हटा सकता है। कभी भी उनका ना कोई टेन्योर, मतलब कि कभी भी राष्ट्रपति उनको उनके पद से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति का मतलब केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जब चाहे उनको अपने पद से हटा सकती है। उनकी नियुक्ति भी किसी को नियुक्त कर सकती है। तो ये कोई बहुत एक तरह से प्रसाद पर्यंत पद है और इस प्रसाद पर्यंत पद के कारण राज्यपाल हमेशा केंद्र की नीतियों से प्रभावित होता है और केंद्र की नीतियों से प्रभावित होने के कारण वो राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रधान न दिख करके केंद्र सरकार का अभिकर्ता या एजेंट दिखता है। तो इससे भी बचना चाहिए। देखिए, इस पर कई आयोग आए, महत्वपूर्ण सरकारीय आयोग, जिसने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में, केंद्र राज्य संबंध के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश किया है ना। उस पर भी कहीं आप लोगों को मैं चर्चा करूंगा, सरकारी आयोग के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर। अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ राज्यपाल की भूमिका जो इस संदर्भ में है ना। तो राज्यपाल की भी भूमिका ऐसा न लगे कि वो केंद्र का अभिकर्ता के रूप में दिखे, है ना। अब केंद्र सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार सहकारी संघवाद यानी कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, संघीय व्यवस्था है हमारे यहाँ, तो उसमें केंद्र सरकार बड़ा भाई के रूप में है ना, मेजर पार्टनर है। वो राज्यों को साथ ऐसा व्यवहार न करे कि वो मतलब कि उनके सरकार को अस्थायी अस्थिर करने का प्रयास न करे। तो जो केंद्र है उसकी भूमिका उदार होनी चाहिए, वो उदार भूमिका निभाए, है ना, न कि राजनीतिक पूर्वाग्रह से आगे बढ़कर किसी राज्य सरकार के अस्थिर करने का प्रयास करे। तो ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि केंद्र की भूमिका भी सहकारी संघवाद को बढ़ाने की होनी चाहिए। तो हम उपर्युक्त विश्लेषण से ये निश्चित रूप से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो वर्तमान राजनीतिक संकट राजस्थान में उत्पन्न हुआ है उसके लिए कोई एक को उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है, एक संस्था या एक व्यक्ति को। इसके लिए संबंधित संस्था और व्यक्ति को उत्तरदायी बनवाना जा सकता है। ये गलतियां हर तरफ से हुई हैं, चाहे गहलोत साहब से, चाहे सचिन पायलट, चाहे केंद्र सरकार, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी इसमें आगे बढ़कर अति सक्रियता दिखा रही है ना। तो आवश्यकता इस बात का है कि सभी संस्था और व्यक्ति अपने को संयम से रखें और वे सभी संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप काम करें, पूर्वाग्रह से बचे, है ना। तो इस तरह से अगर हर व्यक्ति अपने अधिकारों और दायित्वों को समझेगा, पूर्वाग्रह से काम नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से ऐसी संकट उत्पन्न नहीं होगा। और पार्टी के अंदर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था माहौल को कायम रखना चाहिए, सबको बोलने का स्वतंत्रता है। और दल बदल का जो मामला उठा है तो इस पर भी न्यायपालिका को मतलब हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए। ऐसा ना कि फिर राजनीतिक अस्थिरता का दौर भारत में शुरू हो जाए। तो ये सब बातों को ध्यान में रख करके संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम करने से भविष्य में इस तरह के विवादों को उत्पन्न होने का संभावना को कम किया जा सकता है ना। तो राजस्थान का जो संकट है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो उसका एक विराम, आंशिक विराम लगा है। और निश्चित रूप से जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उसके बाद सरकार की क्या नीतियां रहती हैं, उसके बाद न्यायपालिका का रुख क्या रहता है, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आगे हम लोग अगर कोई निर्णय आता है तो इस पर निश्चित रूप से हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो आज का जो हमने जो चर्चा किया, तो इसका जो महत्वपूर्ण जो इस चर्चा का जो ये नोट्स के रूप में, नोट्स फॉर्म के रूप में आप लोग को इसका PDF शिक्षालय के जो टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, वहाँ से उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये विश्लेषण अच्छा लगा तो निश्चित रूप से कमेंट करें, या कोई तरह का सुझाव देना चाहें तो वो भी आमंत्रित है। तो आज का बस यही हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।